सुएज नहर पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यमन में युद्ध शुरू होने के साथ ही समुद्री मार्ग पर शिपिंग उद्योग का विश्वास तेजी से घटा। यमन में लड़ाई ने मिडिल इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC की जरूरत को और पक्का कर दिया। वहीं गाजा युद्ध ने IMEC को पूरी तरह से खत्म होने का भले ही ना दिया या खत्म भले ही ना किया हो, लेकिन इसे गंभीर झटका जरूर दिया। आपको बता दूं, चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज के डायरेक्टर जनरल सेसाद्री वासन का कहना है कि भले ही गाजा युद्ध के कारण शुरू हुई यमन में लड़ाई जल्द खत्म हो जाए, फिर भी सुएज कैनाल के विकल्प खोजने की जरूरत महसूस हो रही है। वहीं इस पर आलोचकों का कहना है कि गाजा के युद्ध के समाप्त होने के कई साल बाद भी अरब के आम लोग सऊदी अरब और इजराइल के बीच किसी व्यापारिक संबंध की इजाजत नहीं देते। और इसी बीच 9 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार ने उन दिनों IMC पर एक समझौते से जुड़े एक प्रेस रिलीज में वादा किया था 2023 में कि सभी हिस्सेदार 60 दिनों के अंदर मिलकर इस पहल की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लेंगे। 9 सितंबर को ये बोला गया था। हालांकि गाजा युद्ध की वजह से बैठक नहीं हो सकी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IMEC क्या है, IMEC क्या है और पश्चिम एशिया में युद्ध के बढ़ते संकट ने IMEC को कैसे जरूरी बना दिया। IMEC क्या है ये तो आप लगभग समझ रहे हैं। बता दूं, दरअसल IMEC इंटरनेशनल मैरीटाइम एम्प्लॉयर्स काउंसिल, नेशनल मैरीटाइम एम्प्लॉयर्स काउंसिल का लक्ष्य सऊदी में अल हथीदा को इजराइल के हाइफा से जोड़ना है, लेकिन ऐसा करना हमेशा चुनौतीपूर्ण है। एतिहाद रेल और GCC रेलवे यानी गल्फ रेलवे पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और इन पे एक रास्ते को अल हथीदा से जोड़ने का प्रस्ताव है जो कि IMC के साथ जुड़े। IMC की रूपरेखा फुजैराह और जेबेल अली जैसे पोर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आपको बता दूं, भू राजनीति IMC के सामने सबसे बड़ी चुनौती। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में अध्ययन के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष पंत कहते हैं कि तुर्की पहले ही IMEC के प्रति अपनी नाराजगी को स्पष्ट कर चुका है। इसने सऊदी अरब और इजराइल की जगह इराक और खुद को मेडिटेरियन क्षेत्र तक पहुंचाने के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन पंत का मानना है कि भविष्य में तुर्की को इस परियोजना से जोड़ा जाए और उन्हें यह भी उम्मीद है कि अब्राहम एकॉर्ड के जरिए इजराइल और अरब के बीच जिसे लंबे व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते की नींव रखी गई थी वह जारी रहे। पंत कहते हैं कि राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के 2 नतीजे हैं। यदि व्यापार को प्राथमिकता देने वाले ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो IMEC को उनका समर्थन मिलेगा और इस बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट को लेकर उनके धैर्य और दिलचस्पी संदेह के घेरे में। इसमें IMEC के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पर चीन की चिंता जायज है। अगर वो हाइड्रोजन और उसका भरा जाना एक मुद्दा है, टॉपिक है। व्यापार, बिजली और डिजिटल केबल के अलावा IMEC के जरिए हाइड्रोजन पाइपलाइन ले जाने का प्रस्ताव दिया गया। ऐसे में जब दुनिया कार्बन से दूरी बना रही है, जीवाश्म यानी फॉसिल आधारित ईंधन जैसे कि मीथेन जो हाइड्रोजन पैदा करते हैं, बैटरी या अन्य ग्रीन उपायों के इस्तेमाल के व्यवहारिक बनने तक ऊर्जा को प्रमुख स्रोत बने। गल्फ देश की जीवाश्म ईंधन से मिलने वाली हाइड्रोजन की सप्लाई से कमाई होती रहेगी और इस दिशा में यह कॉरिडोर साबित और काफी उपयोगी साबित होगा। हालांकि भारत की बात करो तो भारत के लिए IMEC में रेल और सड़क के रास्ते कंटेनर भेजना एक बड़ा आकर्षण है। कंटेनर के इस्तेमाल से व्यापार में तेजी आती है और पोर्ट की लागत कम होती है। आपको बता दूं, 2022 में भारत की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में 2030 तक लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करके दुनिया के औसत के बराबर लाने का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य को पाने के लिए कंटेनर के इस्तेमाल को बढ़ाना जरूरी है। आपको बता दूं, भारत में लगभग 70% कंटेनर सड़क मार्ग से जाते हैं, लेकिन इन्ना राशु करुणेशन इसके बारे में इन्ना राशु करुणेशन का कहना है कि आदर्श स्थिति में कंटेनर 30% सड़क
और 30% रेल और बाकी तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग के जरिए भेजा जाता है। कॉरपोरेशन शिपिंग उद्योग में कार्यरत है। बता दूं, जिनके लंबे करियर में चेन्नई कंटेनर टर्मिनल और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात का नेतृत्व शामिल है। वो कहते हैं कि सड़क पर कंटेनर की आवाजाही तेज है, लेकिन रेल के जरिए कंटेनर की आवाजाही सस्ती है। आईएमसी के 2 पोर्ट मुद्रा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी का विशेष रेल माल ढुलाई कॉरिडोर से जोड़ा गया है, और लेकिन इन रेल परियोजनाओं को विस्तार दक्षिण भारत में नहीं है। दक्षिण में कंटेनर आमतौर पर चेन्नई, तूतीकोरिन, थूथुकुडी इत्यादि के जरिए कोलंबो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल तक पहुंचाए जाते हैं। वहीं दक्षिण द्वारा आईएमसी का लाभ उठाने की संभावना है, जो वितरण के समय को 40% तक कम करने का वादा करते हैं। इसके लिए रेल माल ढुलाई कॉरिडोर को पूरे भारत में अपना दायरा फैलाना और संभावित रूपरेखा इस बीच आईएमसी को एक बड़ी रुकावट को दूर करना। आवादो हाइफा पश्चिम के साथ भारत को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से गुजरने वाला कंटेनर मुंद्रा या जेएनपीटी के मुकाबले लगभग 1/3 और भारत के मौजूदा कंटेनर निर्यात का 10वां हिस्सा। हाइफा पोर्ट में अडानी की हिस्सेदारी के कारण हो सकता है कि अडानी के स्वामित्व वाले मुंद्रा पोर्ट के साथ इसके बेहतर इस्तेमाल की योजना हो। अमार मलिक, आपको बता दूं, एड डाटा में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चीनी विकास फाइनेंस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं, और यह शोध प्रयोगशाला विलियम एंड मेरी यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। अमार मलिक, उनका कहना है कि आईएमसी में भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और सऊदी में निवेश आ सकता है, जिसका उपयोग पोर्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ाने में किया जाए। उनका कहना है कि अडानी पोर्ट्स के स्वामित्व वाले कोलंबो द्वीप, कोलंबो की जो डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल है, उनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया निवेश हाइफा के लिए एक नमूना हो सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।